दासी स्वप्न सुंदरी के अपने स्वयं के कुछ निजी गुप्तचर थे जो हमेशा सिर्फ उसी का कहना मानते थे। महाराजा और महारानी पर उसका जितना प्रभाव था उसका प्रयोग करके कई बार उनकी प्रशंसा और पुरस्कार पाया करती थी। जब उसे पता चला कि नववधु आखेट करने घने जंगल में चली गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी थी तो उसके मन में युवरानी रूपमती को लेकर शंका होने लगी। वैसे भी उसे महाराजा और महारानी के कान भरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। वह अव्वल दर्जे की चापलूस औरत थी और खुद को किसी भी तरह के विवाद से बचाना उसे बखूबी आता था। वो हमेशा से यही चाहती थी कि वीरानगढ़ में जो कुछ भी हो या तो वो उसकी मर्जी से हो या तो उसे उस घटना की जानकारी रहे। ऐसे बहुत से मामले हुआ करते थे जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन वो हर चीज में अपनी टांग अड़ाया करती थी। युवरानी रूपमती का महल में जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया था उससे वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों था इसका कारण पता नहीं था, लेकिन बस वो रूपमती को पसंद नहीं करती थी। जब उस स्वप्न सुंदरी दासी ने अपनी आंखों से नववधु के रथ को युवराज के महल के पास आकर रुकते देखा तो वो हैरान हो गई। युवरानी के रथ में उसे दासी पुत्र लोहार एकलव्य दिखाई दिया था। रूपमती का रथ वो सारथी बन के इसलिए चला रहा था क्योंकि युवरानी का एक अंगरक्षक चीते के हमले में मारा गया था और दूसरा गंभीर रूप से घायल था। मृतक अंगरक्षक के मृत शरीर और घायल अंगरक्षक वे दोनों दासियां संभाल रहे थे। एकलव्य ये नहीं चाहता था कि रूपमती को कोई उसके साथ महल में आते हुए देखे, इसलिए उसने रानी रूपमती से कहा कि वो राजमहल के किसी सदस्य के देखने से पहले ही रथ से उतरना चाहता है। ये कहकर वो उतर गया और रथ को आगे तक एक दासी ही चला कर ले गई। रात हो चुकी थी। वीरानगढ़ में रानी रूपमती के विवाह के बाद ये दूसरी रात थी और एक बार फिर उसी रात से राजपुरोहित घनघोर भयानक जंगल में उसी रहस्यमय गुफा में किसी व्यक्ति से गुप्त वार्तालाप कर रहे थे। वे लोग बातें कर रहे थे कि आज वो दिन आ गया है कि उनकी बनाई हुई पहली योजना अमल में लाई जाएगी। वीरानगढ़ के विनाश की कहानी वे लोग मिलकर ही लिखेंगे। यूं तो राजकुमार और महाराज अपने गुप्तचरों को आदेश दे चुके थे, लेकिन राजपुरोहित की शक्तियां जितनी दिखाई देती थी उससे भी कहीं ज्यादा थी। गुप्तचर इस बात को भी जानते थे, इसलिए गुप्तचर भी राजपुरोहित के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं किया करते थे। वैसे भी राजपुरोहित के किसी भी कार्य में विघ्न डालना स्वयं महाराज को ललकारने की तरह था और ऐसा अपराध कोई नहीं कर सकता था। अपनी सुंदर पत्नी से मिलने की आस लगाए हुए युवराज देवराज के लिए ये रात बहुत ही विशेष होने वाली थी। कमरे की सजावट एक बार फिर उसी तरह करवाई गई थी जैसी सुहागरात की वक्त होनी चाहिए थी। युवरानी के वापस लौटते ही युवराज ने उससे कहा कि उन्होंने युवरानी के लिए स्नान का विशेष प्रबंध करवाया है। रूपमती युवराज के मन को अच्छे से भाप गई थी। वो जानती थी कि उनके पति ने इतने प्रबंध किस उद्देश्य से किए थे। हालांकि वो भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब तक उनके मन में अपने पति को लेकर बहुत शंका बाकी थी। उन्हें तो अब तक ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ना चाहते हुए भी उनका आकर्षण उस लोहार के प्रति बढ़ते जा रहा था। रूपमती नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने कक्ष में आ गई। अपने पति को पहले भोजन कराकर उन्होंने खुद भी भोजन किया और फिर दोनों अपने शयन कक्ष में पहुंचे, जहां एक तरफ देवराज बड़े ही व्याकुल लग रहे थे, वहीं रूपमती की चिंता कुछ और ही इशारा कर रही थी। उन्हें अपने पति से संबंध बनाने में पता नहीं क्यों हिचक हो रही थी। जब युवराज उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा आज उनके साथ एक बहुत खतरनाक हादसा पेश आया। जंगल में आखेट करते समय उनका एक अंगरक्षक चीते के हमले से मारा गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने तीर चलाकर उस चीते को मार डाला। उनके साथ जो भी घटना हुई थी वो उसे चाहकर भी नहीं भूल पा रही थी और इसीलिए वो चाहती है कि उनका प्रेम मिलाप आज की रात ना हो। उनकी इस बात को सुनकर युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विवाह को 3 दिन हो चुके थे और अब तक उनके बीच पति पत्नी वाले संबंध नहीं बन पाए थे। हालांकि वे रूपमती से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनके इस प्रेम का गलत फायदा उठाए। युवरानी रूपमती, आपने जो शर्त रखी थी
मैंने आपकी वो शर्त पूरी कर दी। आपके लिए मैं अपनी जान पर खेलकर वो नागमणि लेकर आया, लेकिन आपका पत्थर दिल अभी भी पत्थर ही है। इस तरह से हर रात आप मुझे अपने से दूर रखने के बहाने तलाश कर रही हो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो आपके इस तरह से मुझे खुद से दूर रखने के प्रयत्न को भी न समझ पाऊं। अब मैं स्वयं अपने आप को आपसे अलग करता हूं। आप यहाँ की युवरानी हो और आपका इस साम्राज्य पर समान अधिकार है, लेकिन पत्नी के रूप में मैं आपको शायद ही कभी अपना पाऊं। गुस्से में ऐसा कहते हुए देवराज अपने कक्ष से बाहर निकल गए। उधर स्वप्न सुंदरी ने जैसे कक्ष से बाहर जाते समय युवराज के हाव भाव पढ़ लिए थे। अपने पति के इस तरह से गुस्सा करने पर रूपमती को अपनी इस नासमझी पर थोड़ा दुख तो जरूर हुआ था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। ये बात सचमुच हैरान कर देने वाली थी। विवाह के पहले जब रानी रूपमती से उनके पिता ने यह पूछा था कि उन्हें देवराज पसंद है या नहीं, तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक हाँ कहा था। तो फिर अब वो स्वयं को अपने पति को क्यों नहीं सौंप रही थी? उन दोनों के बीच विवाह के बाद से अब तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। एक बार फिर राजमहल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, पर इस समय युवराज कहाँ थे ये कोई नहीं जानता था। लेकिन रूपमती अपने कक्ष में अकेली सो रही थी। सच तो ये था कि महाराज और महारानी को युवराज के एकलव्य से इस तरह से मित्रता बढ़ाने को लेकर काफी आपत्ति थी, लेकिन वे लोग अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। युवराज काफी लाड़ प्यार से पाले पोसे गए थे, इसलिए उनकी जिद के आगे महाराज भी कुछ नहीं कर पाते थे। पिछली कुछ रातें वीरानगढ़ पर बहुत भारी रही थी। शायद आज की रात भी कुछ अलग नहीं होने वाली थी। अपने कक्ष में सो रही रूपमती अचानक अंगड़ाइयां लेने लगी। सपने में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्होंने ओढ़ा हुआ रेशमी चादर खींच रहा था। वो मुस्कुराकर करवट बदल रही थी। इधर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रहा था, और सच में भी उन्होंने जो चादर ओढ़ा हुआ था वो उनके शरीर से नीचे खिसक रहा था। नींद में शर्म के मारे मुस्कुराते हुए यूं तो वो अपना चादर ऊपर खींच रही थी, लेकिन बार बार उनका वो चादर कोई अनजान शक्ति खींचकर अलग कर दे रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके शरीर के नाजुक अंगों को छेड़ने लगा है। उन्हें अपने कानों के पास किसी की सांसें महसूस हो रही थी। रूपमती, जो कि अभी कुछ ही वक्त पहले अपनी युवा अवस्था में आई थी, उनकी सुंदरता और ताजगी किसी को भी लुभाने के लिए काफी थी। तो क्या कोई प्रेत उन पर आकर्षित हो गया था? ये सब हो क्या रहा था? सजी धजी नववधु रूपमती नींद में भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनके शरीर पर जो नीला चादर था उसके हट जाने के बाद उनके सुंदर बदन की बनावट और गोरी टांगे उनके मरून रंग के रेशमी राजस्थानी लहंगे के ऊपर खिसक जाने से ऐसी लग रही थी कि अगर कोई खुद को वासना से दूर रखना चाहता तो वो भी अपना धैर्य खो देता। नींद में युवरानी रूपमती अपने पैरों को कभी अपने एक पैर को सीने के करीब लेकर आती तो कभी अपने पैर लंबे करती। अगले ही पल दोनों पैर को पास लाकर सिमट लेती। नींद में उनके चेहरे पर आ रही मुस्कुराहट बता रही थी कि वो किसी अनोखे मिलन के आनंद की अनुभूति ले रही थी। अचानक उनके पलंग के बाजू में रखा हुआ दूध का गिलास धड़ाम से नीचे गिर गया और वो डर कर उठ गई। जब नींद खुली तो घबराहट की वजह से उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। हैरान होकर उन्होंने अपने आजू बाजू देखा, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। कक्ष में उनके सिवा और कोई भी नहीं था, लेकिन वो दूध का गिलास सचमुच नीचे गिरा हुआ था। युवरानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर के निचले हिस्से में उन्हें कुछ ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ये सब क्या हुआ था? वो दूध का गिलास अचानक नीचे कैसे गिर गया था? और अभी कुछ देर पहले तक तो युवरानी सपने में इतनी प्रसन्न लग रही थी, वो अब चिंतित क्यों होने लगी थी? बहरहाल उन्होंने कक्ष में थोड़ी चहलकदमी करके ये देखने की कोशिश की थी कि क्या कोई उनके कक्ष में आया था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा उन्होंने सोचा था। ग्लास का इस तरह से नीचे गिर जाना ये उनके लिए भी एक रहस्य की तरह था। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कक्ष में
कोई अनोखी सी गंध आ रही थी। वो किसी इत्र की महक नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब सी गंध थी। इस तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए एक बार फिर रानी रूपमती सोने लगी। अभी उन्हें नींद का एक झोंका ही आया था कि उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनकी बालों की लटों से खेल रहा हो, उनके होंठों को सहला रहा हो। न जाने क्यों, पर जो परेशान होने की वजह वो मुस्कुरा रही थी और अपने इस सपने को जी लेना चाहती थी। वो गहरी नींद में थी। इसी तरह उनकी करवटें बदलती रही और रात बीत गई। उजाला होने को था। जब युवरानी नींद से जागी तो अंगड़ाइयां लेते वक्त उन्हें कुछ कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने तो रात भर अच्छी नींद ली थी। फिर ये कमजोरी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ देर तक अपने बिस्तर में यूं ही लेटी रही। उनके कक्ष में जब सूरज की पहली किरण आई तब वे अपने बिस्तर से बाहर निकली। स्नान करके उन्होंने पूजन किया और कुछ फल और नाश्ता कर लेने के बाद उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया। अभी इससे पहले कि वो अपनी दासियों को कोई आदेश दे पाती, एक दासी उनके कक्ष में आई जो कि महारानी के कक्ष से आई थी। उसने महारानी का संदेश सुनाते ही युवरानी रूपमती से कहा, युवरानी जी की जय हो। महारानी जी ने आपको अपने कक्ष में तुरंत उपस्थित होने के लिए कहा है। उस दासी ने कहा। जब युवरानी महारानी के कक्ष में पहुंची तो महारानी थोड़ी चिंतित और क्रोधित लग रही थी। उनके चेहरे पर जो हाव भाव पहले दिख रहे थे, युवरानी के आते ही कुछ ही पलों में वो बदल गए। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उन्होंने रूपमती से कहा, युवरानी जी, आपको अपने कर्तव्य का भली भांति ज्ञान होगा। हम चाहते हैं कि आप राज रसोई और राजमहल की साज सज्जा का प्रबंध अब अपने हाथों में लें। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकती हैं। रूपमती ने महारानी की बात सुनी और रसोई का काम देखने के लिए चली गई। दोपहर का वक्त हो चुका था। युवरानी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी युवराज वहां आ गए। हालांकि वे रूपमती से बात करना चाहते थे, लेकिन अब भी वे उनसे थोड़े चिढ़े हुए थे। हम आशा करते हैं कि राजमहल में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आपकी सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। युवराज ने रूपमती से कहा, हमें साम्राज्य के कुछ जरूरी कार्य करने हैं, इसलिए हम आपसे इस समय ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। ये कहते हुए युवराज कमरे से वापस चले गए। युवराज के कक्ष से बाहर जाते ही रूपमती ने अपनी दासियों को एक विशेष काम से बुलवाया। उन्होंने अपनी सभी खास दासियों से पूछा कि क्या वे लोग युवराज के उस सलाहकार के बारे में कुछ जानती है जो लगभग हमेशा उनके आसपास रहता है। वो कौन है और कहाँ रहता है? युवरानी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक सुंदर सी दासी ने कहा, हाँ युवरानी, हम लोग उसे जानते हैं। वो एक लोहार है। वो देखने में जितना ज्यादा सुंदर, सजीला और सीधा दिखाई देता है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो बहुत ही चालाक और कामुक किस्म का व्यक्ति है। जहां तक उसके ज्ञान और विवेक का प्रश्न है, वो बहुत ज्ञानी है और यह बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही उसका आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। सुंदर लड़कियां उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। वो हमेशा कम उम्र की लड़कियों से घिरा रहता है। यहां तक उसके रहने की बात है तो वो आपके रंग महल या वैश्यालय के आसपास ही मिलेगा। अधिकतर वो वैश्यालय में ही रहा करता है। इतना कहकर वो दासी रुक गई। रूपमती ये सब कुछ क्यों पूछ रही थी? क्या सचमुच वो एकलव्य को करीब से जानना चाहती थी? क्या उनका आकर्षण सचमुच उस लोहार के प्रति इस हद तक बढ़ गया था? क्या वो उससे मिलने जाने वाली थी? क्या वो उससे किसी विशेष उद्देश्य से मिलना चाहती थी? क्या ये बात युवराज और महाराज के कानों से बच सकेगी? और क्या होगा इसका अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए।